हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो स्टार्ट किए थे इंट्रोडक्शन, उसका सेकंड पार्ट है ये। हम लोग पिछले क्लास में 24th क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम लोग 25th क्वेश्चन से देखने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो में बता दूं कि ये जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आपको तभी कॉल करना है जब आपको या तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए इंग्लिश में, या फिर जीएस के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने हैं। और अगर आपको ऐसे चाहिए कि आज जो भी पढ़े उसके बेस्ट पर आपको टेस्ट लगाने हैं जीएस वगैरह में, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं ये कराते जाऊंगा, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करा दूंगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और इसके लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पर बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है इसके। तो पिछले क्लास में हम लोग 24th क्वेश्चन तक देखे हैं। उसमें काफ़ी कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखे, है ना। बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे नहीं, कैसे देखा जाता है, कैसे समय आगे की ओर बढ़ता है, नंबर लाइन पीछे भी जाता है। ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 24th नंबर क्वेश्चन तक देखे थे हम लोग। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज 25th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इसमें, इसलिए भी क्योंकि कुछ कैलकुलेटिव हैं। आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री में कैलकुलेशन, कैसा कैलकुलेशन, किस तरीके के क्वेश्चन हैं ये, तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। वैसे आप देख लो, ये 25th नंबर क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या है ये। यहाँ बोल रहा है हर्षवर्धना इंट्रोड्यूस्ड हर्षा संवत इन 606 एडी में ऑन द ओकेजन ऑफ, कौन से ओकेजन में, कौन से उपलक्ष्य में इन्होंने किया था हर्षा संवत को, मतलब हर्ष संवत जो होता है उसका शुरुआत किया था, किस खुशी में, है ना। तो ये आपको बताना है। देखते हैं क्या करके। यहाँ पर दिया ही असेंडेंस टू द थ्रोन, तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। मतलब राजगद्दी पर वो बैठे थे, इसी खुशी में क्या किए थे, 606 एडी में हर्ष संवत का शुरुआत किए थे। इसको 606 को आप 605 एडी भी याद रख सकते हो। और मैं कोड बता चुका हूँ कि हर्ष का कोड होता क्या है ना। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हर्ष संवत को याद रखने के क्या कोड बताए हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो नंबर को याद नहीं रखता। वो या तो उसको बार बार आप ज़बरदस्ती याद करवाते हो, या फिर वो कोई इमेज क्रिएट करके बनाता है। इसलिए जितने भी मेमोरी गुरु हैं वो कभी भी नंबर पर वर्क नहीं करते, नंबर को याद रखते ही नहीं। उसके लिए कोड तैयार करते हैं, उसको डिकोड करते हैं और वो याद करते हैं। और मैं पिछले क्लास में ही बता चुका हूँ कि किस तरीके के कोड की आज मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जिसमें मैं बताया था निमोनिक मेजर सिस्टम के बारे में, जो एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और ये पूरा एक तरह से कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड मेथड है, हर कोई फॉलो करते हैं। पता नहीं इंडिया में अब तक भी ये मेथड क्यों दबा पड़ा है। तो आपको कुछ ऐसे कोड निकालने हैं हर एक नंबर को याद रखने के लिए कि आपको आसानी से याद हो जाए। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो लोग नए हैं तो आप जाओ पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में देखो कि कौन से मेथड को मैं बताया हूँ। हालांकि आज भी लास्ट में मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, है ना। बहुत ही कारगर मेथड है, मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। बहुत बड़े बड़े टॉपर रहे हैं, वो भी फॉलो किए हैं, करते भी हैं। तो अब चलिए बातें करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर दिया है अमंग द फॉलोइंग विच समवत इज़ कॉल्ड कलचुरी समवत बिकॉज इट हैड यूज्ड बाय कलचुरीज। मतलब कलचुरी एक तरह से एक वंश था, है ना, राजवंश जिसको कहते हैं, कलचुरी राजवंश। इनके द्वारा जो यूज़ किया जाता था कलचुरी संवत, ठीक है। यही यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कलचुरी वंश को एक और भी नाम से जाना जाता था, उसका नाम क्या है ये पूछा है। तो विक्रम संवत तो कहते नहीं, शक संवत कहते नहीं, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो ये भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसको कहते हैं त्रैकुटक, है ना, त्रैकुटक संवत कहते हैं इसको। हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, त्रैकुटक, ठीक है। तो त्रैकुटक संवत इसको कहते हैं, कलचुरी संवत को। अब इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछता है कि कलचुरी राजवंश जो था इसके संस्थापक कौन हैं, और फिर इसके कई बार संस्थापक या फिर आद्य पुरुष के रूप में पूछा जाता है, आद्य पुरुष, है ना। कलचुरी वंश के फादर कौन थे ऐसे करके भी पूछा जाता है, या फिर संस्थापक, फाउंडर के रूप में। तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कृष्णराज, ध्यान रखना नाम को, कृष्णराज नाम के राजा ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, तो कलचुरी राजवंश की। और इनका राज चला था, कलचुरी वंश जो चला था वो 550
AD से लेकर के 1741 AD तक, ठीक है, याद रखना इसको। 550 से लेकर के 1741 AD तक रहा था इसका, तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। बस मैं इसलिए बता दिया ताकि आप कलचुरी को कुछ और ही ना समझ बैठें। कलचुरी एक राजवंश था जिसके संस्थापक फिर आदि पुरुष जो थे कृष्णराज नाम के एक व्यक्ति थे, और इसको एक अलग नाम से जाना जाता था, किसके नाम से? त्रैकुटक संवत के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा बात करते हैं आगे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? चालुक्य विक्रम संवत वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे निम्नलिखित में से ये चालुक्य विक्रम संवत जो थे, संवत जो था, इसको किसने इंट्रोड्यूस्ड किया? तो देखो इसके डेट वगैरह के बारे में नहीं पूछा जाता है इन जनरल। जो पूछा गया है, जितने सफिशिएंट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं इनके बेसिस पर, ये सारे इस चैप्टर में दिए गए हैं ऑलमोस्ट। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि इसके बारे में डिटेल जानना है। जिसके बारे में डिटेल जानने थे वो मैं फर्स्ट वीडियो में ही सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो 27 नंबर का आंसर बता दो। ये तैलप सेकंड नहीं बोला जाता था, सोमेश्वर नहीं बोला जाता था, है ना। तो इसका आंसर है आपका विक्रमादित्य 6th। ध्यान रखना, विक्रमादित्य 6th नंबर के। तो इन्होंने क्या किया था? चालुक्य विक्रम संवत को इंट्रोड्यूस किया था। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना। फिर देख लो 28 नंबर में क्या पूछा है। यहाँ पूछा है अमंग द फॉलोइंग हु इज़ क्रेडिटेड टू कमेंस अ न्यू संवत। न्यू संवत को स्टार्ट करने का क्रेडिट इनमें से किन्हें जाता है? अब कहोगे ये न्यू संवत क्या मतलब है इसका, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन है, तो आपको ये बताना है कि इन चारों राजाओं में से कौन एक नया संवत की शुरुआत किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये तीनों जो राजा थे ये किसी भी नए एरा की शुरुआत नहीं किए थे, किसी भी नए कैलेंडर की शुरुआत, किसी भी नए संवत की शुरुआत नहीं किए थे। कौन किए थे? लक्ष्मण सेन ने। अब आपको याद आ रहा होगा कि लक्ष्मण सेन ने इसके बेसिस पर ही मैं एक बता चुका हूँ कौन से एरा ये स्टार्ट किए थे। तो ये स्टार्ट किए थे किसकी? ये स्टार्ट किए थे द लक्ष्मण एरा, है ना। लक्ष्मण एरा के बारे में मैं बता चुका हूँ। लक्ष्मण तो यहाँ लिखा हुआ है, बस एरा ऐड कर दो कि लक्ष्मण एरा की स्टार्ट कौन किए थे? लक्ष्मण सेन ने। और इसका कोड मैं क्या बताया था, किसी को याद है? इसका कोड बताया था टाइड दब जाता है ना बाद में लक्ष्मण जी को देख करके। तो इसको डिकोड करते हो तो 1 डी का भी कोड होता है 1 और बी का कोड आपको होता है 9, मतलब 1119 AD में ये स्टार्ट किए थे लक्ष्मण एरा की। कौन? लक्ष्मण सेन नाम के एक राजा ने, ठीक है। तो क्वेश्चन भी समझ गए आप लोग कि इसका मतलब था कि कौन एक नया संवत की शुरुआत किया इनमें से, तो ये। बाकी 3 किसी भी नए एरा की शुरुआत नहीं किए थे। अब जरा बात करते हैं आगे। 29 नंबर को देखो और समझो। यहाँ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आ गया है। यहाँ पूछा क्या है, दिसंबर 2009 जो है ये कौन सा कैलेंडर के हिसाब से है? तो आप लोग जानते हो, मैं बता चुका हूँ कि जनवरी फरवरी जो हम लोग ये अंग्रेजी वाला काउंट करते हैं इसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं इसको? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इसके बारे में बता चुका हूँ, जो 1 AD से स्टार्ट होता है, ठीक। ये क्लियर है। अब ये पूछा है कि अब बताओ कि 2009 जो है वो शक संवत के हिसाब से कितना वर्ष चल रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये कन्वर्ट करने बोल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर से शक संवत में कैलेंडर कन्वर्ट करने को बोल रहा है आपसे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछा गया, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि 2009 है, 2009 इज इक्वल टू कितना शक संवत? समझ रहे हो? कितना शक संवत, ये क्वेश्चन ये पूछा है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जरा देख लो। तो इसको कैलकुलेट करने के बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे जानोगे देख लो। अगर आप देखोगे कई सारे अगर टीचर अगर ऐसे क्वेश्चन को बताए होंगे तो ध्यान देना, वो सिंपल सा क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे कि अच्छा ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना इसमें शक संवत को घटा दो। शक संवत कब से स्टार्ट हुआ था? 78 AD से। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप घटाते हो तो 9 में 8 घटाओ, कितना हो गया? 1। फिर यहाँ पर कितना है? यहाँ पे 200 में 7 घटाते हो तो कितना हो जाता है? 19 3 है ना।
मतलब 1900 क्या आ जाता है इसका आंसर 1931। फर्स्ट नंबर आंसर इसका करेक्ट है। ऐसे बताते हैं इन जनरल, लेकिन समझो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझो, है ना। कैसे समझोगे कि 78 क्यों घटाया गया, कैसे घटाया गया, देखो मैं बताता हूँ। समझने की बात क्या है कि ये आज के टाइम में पूछ रहा है कि 2009 चल रहा है, मान लो, है ना। मान लिया जाए आपके दादाजी 2009 साल के हो गए हैं, वो जा ही नहीं रहे, है ना, जा नहीं रहे। मतलब क्या है, इसको काउंट जो किया गया है 2009 को, ये एडी में दिया गया है ना। अब ये 1 एडी से काउंट किया गया है कि ये 1 एडी के हिसाब से 2009 साल के हैं, ठीक। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि आपको 2009 को 1 एडी से कैलकुलेट तो किया गया है, लेकिन आपको काउंट करना है कहाँ से, 78 एडी से। कैसे समझे कि ये पूछा 78 एडी से, क्योंकि बोल रहा है कि शक संवत के हिसाब से इसका एज क्या होगा। तो शक संवत कब से स्टार्ट हुआ, 78 एडी से स्टार्ट हुआ ना। तो 78 एडी से यहाँ तक की दूरी को निकालोगे तो इसके बीच की दूरी जो बच जाती है 78, उसको तो घटाओगे ना। क्लियर है। कलर चेंज करके फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ जिनको ये समझ में ना आई हो बात। देख लो, ये 2009 को बोला है कि आपको बताना है कि ये शक संवत के हिसाब से क्या होता है। ये 2009 साल जो है ये कब से काउंट किया जाता है इसको, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2021 कब से कैलकुलेट किया गया कि 2021 साल हो गया आज, कब से कैलकुलेट किए, 1 एडी से। इसी तरीके से 1 एडी के हिसाब से है ये 2009। लेकिन ये पूछा है कि नहीं आप शक संवत के हिसाब से बताओ, मतलब ये दूरी पूछ रहा है कि शक संवत कब से स्टार्ट हुआ, 78 एडी से। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, याद रखने के तरीके भी बता चुका हूँ, है ना। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, 78 एडी से अगर स्टार्ट होता है तो 2009 कौन से शक संवत में पड़ेगा। मतलब ये पूछा है क्वेश्चन कि 78 एडी से कैलकुलेट करके बताओ कि 2009 कितने साल का होगा। बात समझ में आ रही है कि 78 एडी से आपको कैलकुलेट करना है 2009, तो इसके बीच की दूरी निकालोगे तो इसके पीछे की दूरी को घटाना पड़ेगा ना 2009 में। तो घटा देते हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है, वापस आपका आ जाता है 1931। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। सिंपली ऐसा नहीं करना है कि 2009 में कोई भी ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो उसको 78 से घटा देना, घटा दोगे आंसर तो आ जाएगा। लेकिन समझना भी है कि आखिर 78 एडी क्यों घटाते हैं। तो कहोगे नहीं सर शक संवत है तो घटा देते हैं उसको, अरे क्यों घटाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये था आपका, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ज़रा बात करते हैं 30th नंबर की क्वेश्चन, 30वें नंबर की क्वेश्चन देख लो। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ बोला व्हेन 2070 विक्रम संवत इज़ कन्वर्टेड इनटू शक संवत। अब विक्रम संवत को कन्वर्ट किया गया है शक संवत में, तो वैल्यू क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये सारा दिया गया है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, ठीक, BCAD वाला जो भी दिया गया है। अब आपको देखना है कि आंसर तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में शक संवत में तो है नहीं, और ये 2070 जो दिया गया है ये भी विक्रम संवत में बस लिखा गया है, लेकिन ये है नहीं। इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है 2070 को इसको लिया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, मतलब 1 एडी से कैलकुलेट किया गया है। आंसर भी 1 एडी के हिसाब से ही निकला है, मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये विक्रम संवत की बात कह रहा है ना। विक्रम संवत कितने विक्रम संवत, 2070। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे 2070 कब से है, विक्रम संवत है ये। विक्रम संवत का मतलब क्या, विक्रम संवत का कब से स्टार्ट होता है, 57 BC से, ये मैं बता चुका हूँ ना। और ये 2070 है विक्रम संवत, है ना। एडी है मान लो ये, क्योंकि एडी के हिसाब से या BC के हिसाब से दिया गया है आपका आंसर। अब ज़रा देख लो, ये बोल रहा है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्या, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका विक्रम संवत, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2070। पूछा क्या है कि 1 एडी से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एडी से पहले BC लाई करता है, इसलिए इसको पहले रखे। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 2070। क्वेश्चन पूछा है कि 1 एडी से इसका आंसर बताओ। अब आप कहोगे कि शक के हिसाब से क्यों नहीं निकाल रहे, शक संवत के हिसाब से। शक संवत के हिसाब से निकालोगे आंसर यहाँ पर मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आंसर आपका एडी में दिया गया है या फिर BC में दिया गया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 एडी से पूछा गया है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा
गलती है, तो उसको पूछना चाहिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, ये इसका एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, अब ज़रा देख लो 1 AD से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा। अब 1 AD से इसका डिस्टेंस पूछा है, तो ये वाला डिस्टेंस आप घटाओगे कि नहीं घटाओगे, घटाना तो पड़ेगा ना, मैथ्स का थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज रखते हो, ये दूरी को घटाओगे तभी तो ये दूरी आपको मिलने वाला है, समझ रहे हो। पूरी दूरी में फिर से समझो, ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, हमें निकालना कहाँ से, यहाँ की दूरी, तो इस दूरी को यहाँ से यहाँ घटाना पड़ेगा ना। अब यहाँ से यहाँ घटाओगे तभी तो यहाँ की दूरी मिलेगी, तो घटा दो, कितना यहाँ तक की दूरी 57, तो 2070 में 57 घटा करके देख लो, तो 3 इधर हो जाता है आपका 60 और इधर 13 है ना, तो कितना हो गया यहाँ पर 13, मतलब 2013। इसका आंसर क्या होगा 2013 AD में, क्योंकि इसको हम 2070 को AD ही मान चुके थे। ठीक है, तब जा कर के इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D, अदरवाइज इसका आंसर नहीं आएगा अगर आप शक सम्मत में कन्वर्ट करते हो तो। अब जरा सा देख लो कि शक सम्मत में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं और कैसे इसका आंसर आता है। तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कितना आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट शक सम्मत में कन्वर्ट करते हैं तो। देख लो ध्यान से, देखो विक्रम सम्मत जो है, विक्रम सम्मत और शक सम्मत की जो डिफरेंस होता है वो 135 ईयर का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैं बता दूंगा कि 135 ईयर क्यों होता है आखिर डिफरेंस, कि विक्रम सम्मत और शक सम्मत के बीच, ये शक सम्मत है के बीच डिफरेंस 135 का होता है। यहाँ विक्रम सम्मत दिया है 2070, माइनस करोगे शक सम्मत को आ जाएगा 135 फार्मूला के हिसाब से, है ना। ये इधर लाओगे तो माइनस में होगा और ये इसको लाओगे प्लस में होगा, मतलब शक सम्मत में पूछा है तो शक सम्मत का आंसर बता दो। 2070 में 135 घटाओगे, बेसिक सा मैथ्स है ना, तो घटाने पे कितना आ रहा है आपका 35 में, यहाँ 35 चला गया तो बच जाता है 70 चला गया, मतलब 70 में 35 गया तो 35 बचा, चलो 35 बचा, और 20 में 1 चला गया तो 19 बचा, तो 1935 शक सम्मत इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है 2013, इसका आंसर है 2013 ना कि 1935। तो इतना डिफरेंस हो जाता है अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये भी याद रखना कि विक्रम सम्मत माइनस शक सम्मत 135 ईयर होता है। या फिर कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि दोनों, अगला क्वेश्चन तो वही है ना, देख लो, तो इसको याद रखोगे तो ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था क्या कि इसको AD में माना है और आंसर भी AD में निकाला है, मतलब विक्रम सम्मत को कन्वर्ट करना था आपको किसमें, AD में। ठीक है, और तभी जब 2070 को हम AD माने। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन विक्रम एरा एंड शक एरा, शक सम्मत और विक्रम सम्मत के बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो इसका आंसर याद ही कर लो कि इसका आंसर होता है 135 ईयर। अब कैसे होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बोला क्या है विक्रम सम्मत, विक्रम सम्मत स्टार्ट कब से हुआ, विक्रम सम्मत स्टार्ट हुआ 57 BC से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये 57 BC से 1 AD के बीच की दूरी माने, यही दूरी तो है 57, है ना। अब जरा देखो शक सम्मत कब से स्टार्ट हुआ, शक सम्मत आपका स्टार्ट हो जाता है कब, बताओ आपको कमेंट में। 78 AD से स्टार्ट होता है ना। अब 1 AD से ही इसका दूरी है 78 AD, मतलब 78 ईयर का। अब दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो आप बता दो। यहाँ है आपका विक्रम सम्मत और ये है आपका शक सम्मत, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब समझते हो अंतर, अंतर मतलब समझते हो माइनस, और माइनस का क्या मतलब होता है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस बता दो। कैसे आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जब इस 57 को दूरी को जोड़ोगे और इस 78 को जोड़ोगे तभी तो आएगा। जोड़ करके देख लो कितना आंसर आता है, 7 7 14 एंड 15, 5 हुआ इधर, 7 और 5 कितना हो गया 12 और 1 13, 135 ईयर हो जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे इन दोनों के बीच की दूरी जो है 135 ईयर्स की है। और फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के बीच डिफरेंस बताओ, तो 135 ईयर्स कैसे आता है ये एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका आंसर देख लो 135 ईयर्स कहाँ है, C नंबर ऑप्शन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, इसका आंसर है 135 ईयर्स। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो
अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में आपको ये 30th नंबर की बात कह रहा हूँ कि इसका आंसर जो 135 आया, 1935 ईयर आया जब हम इस तरीके से कैलकुलेट किए, विक्रम संवत माइनस शक संवत, है ना, इज इक्वल टू 135 ईयर होता है। ये फार्मूला है, अभी भी देखे, विक्रम संवत को अगर हम 2070 लेते हैं, इसको डील कर रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, है ना, और शक संवत निकालते हैं तो आंसर आपका कितना आता है, 1935 ये आता है ना। इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं बताया था, इसको कैसे किया था। इतना मैं मतलब इस क्वेश्चन को देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो समझाया वो किस तरीके से समझाया था, ऐसे समझाया ना कि 180 से कि 180 से 2009 की दूरी कितनी है, 2009। ये पूछा कितने से था, 78 AD से। यहाँ से कैलकुलेट करने पूछा था और यहाँ से आंसर हम निकाले थे, वो आया था 1931, है ना। इसी तरीके से इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो और उस तरीके से भी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1935 साल, है ना। लेकिन क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ऑप्शन दे रखा है, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट किए थे, जो आंसर नंबर इसका डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था। उतना क्या डील करना, मैं समझा ही दिया कि उसमें क्या फॉल्ट था क्या नहीं था। अब जरा देख लो 32nd नंबर को, यहाँ पर बोला है कि द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द शक ईयर 465। इफ़ द सेम वर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी। क्वेश्चन भले आपको समझ में ना आए, वैसे बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, पुलकेशिन फर्स्ट सेकंड, ये सब जो पढ़ते हो आप, ये हिस्ट्री में आने वाला है आगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कोई शक संवत में अगर 465 साल हो रहा है तो इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अभी बताया। तो इसके बीच का संबंध बताओ क्या होता है, शक संवत और विक्रम संवत। तो अभी बताया कि विक्रम संवत माइनस शक संवत इज इक्वल टू 135 होता है। कैसे होता है ये भी बता दिया हूँ। विक्रम संवत में पूछा है कैलकुलेट करने, शक संवत का वैल्यू दे रखा है कि 465 है, इज इक्वल टू 135। विक्रम संवत से माइनस करो, विक्रम संवत का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर ये माइनस में है, उधर जाने से प्लस हो जाएगा। मतलब 135 में आपको ऐड करना होगा 465। ऐड कर दो भाई, 5 5 10, 0 1 बचा, 4 4 10, फिर से 0 1 बचा, 4 1 5 1 6, 600 हो जाता है। तो 600 ईयर इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई बात। फिर से समझा दूं, विक्रम संवत यहाँ पर बोला है कि शक संवत का ईयर दे रखा है, विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन है विक्रम संवत माइनस शक संवत इज इक्वल टू 135 ईयर। कैसे होता है ये बता चुका हूँ कि 135 ईयर कैसे होता है डिफरेंस। विक्रम संवत का वैल्यू पूछा है, कैलकुलेट करोगे, शक संवत का वैल्यू पुट कर दो 465, उधर जाएगा प्लस में होगा, ऐड करोगे 600 ईयर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर है कि 2063 विक्रम संवत इज मैंशनड इन द कैलेंडर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। इट्स शेक का मतलब होता है शक संवत में इसका कितना ईयर होता है। ठीक है, और शक संवत वुड बी, मतलब ये पूछा है कि विक्रम संवत को कन्वर्ट करना है किस में, शक संवत में। अब देखना है इसका परफेक्ट आंसर आएगा। जो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा 30th नंबर क्वेश्चन में जो मिस्टेक दे रखा है, इसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये शेक में आंसर दिया, शेक का मतलब शक संवत में आंसर दिया, ना कि एडी और बीसी में। और क्वेश्चन जैसे पूछा है वैसे आंसर भी इसका ऑप्शन में है। अब जरा देख लो, विक्रम संवत वही फार्मूला लगा दो, विक्रम संवत माइनस शक संवत क्या होता है, 135 ईयर होता है। विक्रम संवत का वैल्यू दे रखा है कितना, 2063। पूछा किस में है, शक संवत का वैल्यू पूछा है, इज इक्वल टू 135। इस माइनस वाले को इधर ले जाओ और इस इधर 135 प्लस में उधर ले जाओ। मतलब सिंपल सा है कि शक संवत का वैल्यू क्या होगा, 2063 में ये 135 घटेगा तभी आएगा आंसर, है ना, बेसिक सा मैथ्स है। अब बता दो कितना आंसर आएगा इसका। तो 2063 में हम घटाते हैं 135, ठीक, कितना जाएगा, एक इससे ले लो, 13 हुआ। मैं बेसिक इसलिए मैथ्स बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या सर बोल करके चले गए। ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो 13 में 5 गया तो कितना होगा, 13 में 5 जाएगा तो 9 होगा, 9 5 13 होता है, 9 हो गया।
फिर यहाँ से 5 में 3 गया तो 2 हुआ। फिर यहाँ पर कितना बच जाता है, 20 में 1 गया तो 1929 है, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया हूँ, देख लो। 13 में 5 चला गया, कितना होगा, 5 3 8 8 होगा ना, 8 होगा ये, 8 5 13, तो 1928 इसका आंसर होगा। 1928 कितने नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि विक्रम संवत माइनस शक संवत इज इक्वल टू 135। एग्जाम में आप गलती क्या करोगे पता है, कभी शक संवत में घटा दोगे विक्रम संवत को, जो कि ब्लंडर हो जाएगा, गलती तो छोड़ो, वो मिस्टेक नहीं रह जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा एक तरह से। कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात है, हम पहले ही बता चुके हैं कि नंबर लाइन में अगर आप देखोगे तो BC पहले आता है, AD बाद में आता है, और BC में मैं सिर्फ एक ही चीज़ को याद करने बोला हूँ, कलयुग को छोड़ करके, कलयुग को छोड़ करके, मतलब विक्रम संवत ही एक ऐसा था जो BC में आता था, 57 BC में। तो पहले कौन आ रहा है, BC आ रहा है विक्रम संवत, बाद में आ रहा है AD शक संवत 78 AD, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, पहले आता था नंबर लाइन पे विक्रम संवत BC में, इसलिए पहले होगा, मतलब विक्रम संवत माइनस शक संवत इज इक्वल टू 135 ईयर, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये भी नहीं भूलोगे, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में कि शक संवत में घटा दिए विक्रम संवत को। चलिए आगे देखिए, तो 33 नंबर का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट था। अब यहाँ पर क्या पूछा देख लो, 34 नंबर यहाँ पूछा, इन आर्कियोलॉजी स्ट्रैटिग्राफी इज़ यूज टू कॉम्प्रीहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब स्ट्रैटिग्राफी जो यूज होता है किस चीज़ को समझने में, आर्कियोलॉजी में किस चीज़ को समझने में ये मदद करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन को। तो ज़रा देख लो, सबसे पहली बात, ये स्ट्रैटिग्राफी को तोड़ने की कोशिश करो। इसमें एक वर्ड छुपा है स्ट्रैटा, एक रूट वर्ड है स्ट्रैटा, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है लेयर्स। कहोगे सर आपको इतना डीपली कैसे पता है, तो मैं बता दूं, जो आप लोग पढ़ते हो ना, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, सेडिमेंट्री रॉक, ये सब हम लोग के जुबान पे हैं, इसलिए क्योंकि जियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट होता है, ये हम लोग का सब्जेक्ट हुआ करता था इंजीनियरिंग में। उससे पहले 12th में भी इकोनॉमिक्स रखते हैं बहुत लोग, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स की जगह पर जियोलॉजी था, ठीक, इसलिए इसके बारे में पता है। तो स्ट्रैटिग्राफी में एक रूट वर्ड होता है स्ट्रैटा, जिसका मतलब होता है लेयर्स। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ मतलब हुआ कि जियोलॉजी का एक ब्रांच है स्ट्रैटिग्राफी, जिसमें क्या होता है, रॉक के लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और रॉक के लेयर्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन से रॉक में बनते हैं, तो वो बनता है सेडिमेंट्री रॉक में, है ना। मतलब सेडिमेंट्री मतलब बह के कोई चीज़ आया, बालू वालू इधर बह के आया, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे करके बैठते चला गया, तो एक लेयर्स में बनता चला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। पढ़े होगे थोड़ा बहुत भी अगर साइंस तो आपको पता होगा। तो सेडिमेंटेशन के बारे में ये बताता है ना। तो ये सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि सेटल्ड होता है धीरे धीरे, क्या होता है उसमें, जो कहते हैं मतलब धीरे धीरे यहाँ पर डिपॉजिट होता है ना, डिपॉजिट होता है तब जा करके लेयर में बनता है। तो आपको ऐसे वर्ड से कैच करने हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है कि वो लेयर्स वाइज बना होगा। लेयर्स वाइज कब बनेगा, जो धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता होगा एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। तो देखो इस तरीके का सेंस कौन देता है, यहाँ पर बोला एक्सटेंट लिमिट ऑफ कल्चर, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है। ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेन्स, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर है। फिजिकल फीचर्स ऑफ ए सेटलमेंट ड्वेलर्स, ये ड्वेलर्स की बात कहाँ से आ गई। फिर है न्यूमरल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्च केटल्स, ऐसा भी नहीं है। तो ये पत्थर के बारे में है, रॉक्स के बारे में है ना। तो ग्रेजुअल डिपॉजिट हो जाए धीरे धीरे, जो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, डिपॉजिट मतलब जमा होना, है ना। फिजिकल रिमेन्स का मतलब वही है, टूटे फूटे चीज़ जो होते हैं कंकड़ पत्थर से, जो उसका धीरे धीरे जमा होते जाना, वो सेडिमेंट्री कहलाता है। और एक तरह से लेयर फॉर्म में बनाता है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। तो स्ट्रैटिग्राफी हमें इसी चीज़ के बारे में बताता है, ठीक। तो ये आर्कियोलॉजी से भी संबंधित है, और आर्कियोलॉजी को जाहिर सी बात है कि वो हिस्ट्री का ही एक पार्ट है ना, हिस्ट्री के बारे में ही बताता है वो। यहाँ तक क्लियर हो गया, बी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा क्यों नहीं होगा, सारा कुछ मैं इसका पोस्टमार्टम कर दिया हूँ एक तरह से। अब जरा देख लो, कार्बन डेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, ये तो पढ़े होगे कि कार्बन डेटिंग सिस्टम किस में यूज होता है, लेकिन ये नहीं पढ़े होगे कि कार्बन डेटिंग सिस्टम किसने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम। तो इसके पीछे की कहानी कौन है, क्या है, विलार्ड लिबी, कहीं दिख रहा है आपको नाम, हेजल तो होगा नहीं, हेरोडोटस होगा नहीं, वी एस स्मिथ होगा नहीं, यहाँ पर विलार्ड लिबी जो हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था कार्बन डेटिंग सिस्टम को। किसी भी तरीके से इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलार्ड लिबी कौन, विलार्ड लिबी कार्बन डेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था, ठीक।
अगर आपको याद रखना है, मतलब कभी नहीं भूलना है, तो देख लो, एक मैं यहाँ पर क्लू बता देता हूँ। डेटिंग मतलब क्या करते हैं, कोई भी एक बंदा किसी बंदी को और फिर बंदी बंदे को क्या करते हैं, आस्क आउट करते हैं ना। चलो इंग्लिश भी साथ में सीख लो। आस्क आउट का क्या मतलब होता है, किसी को डेट पे बाहर बुलाना, है ना। आस्क आउट कहलाता है, मतलब फ्रेजल वर्ब है एक तरह से। तो किसी को आप डेट पे बुलाते हो तो आप क्या पूछते हो, आर यू विलिंग टू गो आउट विथ मी, ऐसे करके पूछते हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन। तो विलिंग का मतलब क्या होता है, विल उसमें छुपा हुआ है, मतलब आप इसके क्या कहते हो, विलिंग हो, मतलब आप जाना चाहते हो बाहर डेट पे, है ना। तो डेटिंग से याद रखो विल से याद रह जाएगा ये विल्लाडली बी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखो कि इसका आंसर विल्लाडली बी होगा। चलिए 36 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग विच इज़ यूज टू डेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वुड बोन एंड शेल। जाहिर सी बात है कि इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होता है वुड बोन और शेल के, तो कौन इसके डेट को पहचानने में, यहाँ यही बोल रहा है कि डेट को ज्ञात करने में किसका यूज़ किया जाता है। तो अभी देखें, है ना, कार्बन वाला आंसर हो जाएगा। और इसमें भी कई बार दे दिया जाता है कार्बन 12, कार्बन 13, 14 ऐसे करके इसके एपिस्ट्रॉफ को, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इसके पीछे बहुत साइंस है। तो अभी मतलब मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब कभी भी साइंस पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको, है ना। कार्बन 14 इसका आंसर होगा। तो ध्यान में रखो क्या कि कार्बन 14 इसका करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब जरा देख लो 37 को बताओ। कार्बन डेटिंग इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ, किसका एज से ज्ञात किया जाता है, रॉक के, प्लांट्स के, फॉसिल के। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। फॉसिल्स के डेट को ज्ञात करने में, एज को ज्ञात करने में कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डेटिंग सिस्टम के तहत, है ना। जिसकी शुरुआत किसने किया था, विलार्ड लिब्बी नाम के व्यक्ति ने। हाँ क्लियर है बिल्कुल। 37 नंबर आपका यहाँ करेक्ट है। आप लोग हिंदी में मुझे बताओगे, अगर किसी को आता है फॉसिल को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो वो भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कई बार आप देखोगे, कमेंट को भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़े अब थोड़ा सा। 37 हो गया, हाँ 38 नंबर देख लो। यहाँ पर है क्या बोला है, देन प्री हिस्ट्री एंड्स, द होगा यहाँ पे, द प्री हिस्ट्री एंड्स एंड हिस्ट्री बिगिंस व्हेन, क्या है भाई कि जब मनुष्यों ने वॉक करना स्टार्ट किया, नहीं, जब मनुष्यों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया तब होता है ये, नहीं। मैन लर्न टू राइट, क्या यही है कि जब लोगों ने स्टार्ट किया लिखने के लिए सीखना स्टार्ट किया, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब वो लिखना स्टार्ट किए। कब, जब प्री हिस्ट्री एंड कर रहा था, समाप्त कर रहा था, और हिस्ट्री शुरुआत हो रहा था। अब मैं इसके पीछे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि प्री हिस्ट्री का मतलब आखिर होता क्या है और हिस्ट्री का आखिर अर्थ होता क्या है, ठीक। दोनों में फ़र्क क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्री हिस्ट्री देख लेते हैं लोग, समझ आते हैं, होता होगा कुछ, क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको पूरा डिटेल समझना है। देखो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का मतलब होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात है मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस चीज़ को जान लो कि इसको कहते क्या है। मतलब प्री हिस्ट्री जब एंड कर रहा होता है और हिस्ट्री जब स्टार्ट कर रहा होता है, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसके लिए एक टर्म आता है हिस्ट्री में, जो कई बार समझ में लोगों को नहीं आता। तो इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। ध्यान में रखना, लोग कहने लगते हैं सर प्रोटो हिस्ट्री एक वर्ड है, क्या होता है इसका मतलब, क्या नहीं होता है, सब समझ जाओगे आज की क्लास में। तो प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कौन सा पीरियड, प्री हिस्ट्री एंड करता है और हिस्ट्री जब स्टार्ट हो रहा होता है उसके बीच के पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है। अब देख लो एक एक करके समझो सबके मीनिंग। तो प्री हिस्ट्री का मतलब हिंदी में शायद क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल ऐसे कुछ करके कहते हैं, ठीक। इसका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली बात, प्री हिस्ट्री जो है ना, प्री हिस्ट्री उसको कहते हैं जिसका रिकॉर्ड हमें लिखित रूप से नहीं मिलता, मतलब रिटन रिकॉर्ड उसका अवेलेबल नहीं होता। तो आखिर इसके बारे में हम लोग पता कैसे करते हैं, इसको हम लोग पता करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक हिंदी में अगर पूरा कहें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, जो खुदाई वगैरह होते हैं उस सोर्स के हिसाब से पुराने चीज़ों, जब खुदाई होती है, जो बहुत पुराने चीज़ हमें मिल रही होती हैं, तो उसके हिसाब से जो हम लोग हिस्ट्री तय करते हैं कि किस तरीके से रहा होगा उस वक्त और किस तरीके से के लोग रहे होंगे, किस कल्चर को फॉलो करते होंगे। जैसे हम लोग हड़प्पा के बारे में जानते हैं तो खुदाई से जानते हैं, है ना, कोई लिखित प्रमाण तो मिला नहीं है।
तो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं प्री हिस्ट्री। मतलब प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जब उसका रिकॉर्ड हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिलता, और किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत से मिलता है, मतलब आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से हमें मिलती है उसकी जानकारी। ठीक है। और हिस्ट्री क्या हुआ? हिस्ट्री वो है जिसका रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है। तो मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ही कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और अब शुरुआत होता है कि जब प्री हिस्ट्री एंड करता है, अगर हिस्ट्री अगर हुआ होगा तो लोग लिखने तो जानते होंगे ना, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड को ही कहते हैं हिस्ट्री। तो जब लिखना सीख रहे होंगे उससे पहले के समय, और जब लिखना नहीं जानते थे, वो जब एंड कर रहा था वो पीरियड, तो उसके बीच का जो समय होता है उसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में भी बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री बुक में, और फिर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देख लो प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस कर देते हैं। प्री हिस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं। प्री हिस्ट्री में क्या होता है? देखो, प्री हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसको किसको? ये भी जान लो, ये सारे भी वर्ड आते हैं आपके बुक में। तो एक होता है स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज पढ़े होगे। सेकेंड जो होता है प्री हिस्ट्री, वो होता है ब्रॉन्ज एज। क्या होता है? ब्रॉन्ज एज, है ना, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, मतलब ब्रॉन्ज एज में ही आता है। फिर होता है आपका आयरन एज। 3 एज होता है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। मतलब इसको क्या कहते हैं? स्टोन को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं आप लोग समझते होंगे, उतना भी आपका मतलब हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं सोच रहा था कि आप लोग कंफ्यूज मत करना। ठीक है। अब देख लो, ये तीनों कैटेगरी को बांटते हैं किसको? प्री हिस्ट्री को बांटते हैं। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट में क्या बताया? स्टोन एज। तो स्टोन एज को भी अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। लिथिक वर्ड जो है ना, लिथिक जहाँ भी मिल जाए उसका मतलब ही होता है स्टोन। ठीक है, रॉक्स और फिर स्टोन। फिर आपका मेसोलिथिक। फिर 3rd नंबर में आपका होता है नियोलिथिक, नवपाषाण, हाँ पाषाण कहते हैं उसको। तो ये पैलियोलिथिक है, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्यम पाषाण काल जो भी कहते होंगे, और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग, है ना। तो ये 3 एज में बांटा गया स्टोन एज को। अब ब्रॉन्ज एज जो है, ब्रॉन्ज एज के ही अंदर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन। और आयरन एज तब स्टार्ट हुआ जब लोगों ने आयरन से बने हुए वेपन्स और टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। क्लियर है? बस इतना आपको जानना जरूरी था कि प्री हिस्ट्री को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज को फिर से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। क्लियर? फिर ब्रॉन्ज एज में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, कि निम्नलिखित में से इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एज से बिलोंग करता है? तो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। और कन्फ्यूजन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगा है पर्सनली, कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, क्या कहते हो इसको, शक संवत से कैसे कन्वर्ट करते हैं विक्रम संवत में, विक्रम संवत से कैसे कन्वर्ट करते हैं शक संवत में। तो ये सारी बातें, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं आगे। 38 नंबर कंप्लीट हो गया। यहाँ 39 नंबर को देखो, यहाँ बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मतलब इंडिया के संदर्भ में बोला है हिस्टोरिक पीरियड बिगिंस फ्रॉम। हिस्टोरिक पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? मतलब हिस्ट्री वाला पीरियड, जैसे प्री हिस्ट्री एंड हुआ होगा, फिर प्रोटो हिस्ट्री एंड हुआ होगा, है ना। तो हिस्ट्री का जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो कितने BC ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका 600 BC ऑनवर्ड्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ध्यान रखना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो 600 BC ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ। मतलब रिटर्न फॉर्म में रिटर्न फॉर्म में जो अवेलेबल होना स्टार्ट हुए हमारे हिस्ट्री के बारे में जो जानते हैं। हिस्ट्री मतलब समझ गया ना, जिसका रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल है, और जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से पाते हैं उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। दोनों के बीच के समय को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हिस्ट्री जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो 600 BC ऑनवर्ड्स। ठीक। 40th नंबर में पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बिकॉज रिमेन्स ऑफ फाउंड इन इट। अब फिल इन द ब्लैंक करने बोला। ये बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो वैसे भी जानते हैं हम लोग, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं पहला। दूसरा जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। तो आखिर क्यों जानते हैं इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन में? क्यों?
इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझो, आप बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को समझ जाओगे अगर ये वर्ड से अगर आप मतलब परिचित नहीं हो तो। मैं अभी अभी बताया कि स्टोन एज में मतलब ब्रॉन्ज एज में आता है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को। अब इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है कि जब लोगों ने मतलब प्री हिस्ट्री जब एंड कर रहा था और जब हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था, उसके बीच के समय को प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इससे आप क्या समझते हो, इसका तात्पर्य आप समझते क्या हो? इसका मतलब यही तो हुआ कि जब लोगों ने लिखना स्टार्ट शुरू किया होगा तब के पीरियड के बारे में ये कह रहा है। तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि इन लोगों का एक लिपि भी हुआ करता था जिसको बोस्ट्रोफेडन कहते हैं, जो इस तरीके से लिखा जाता था, राइट से लेफ्ट आते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं। इसको बोस्ट्रोफेडन लिपि कहा जा गया, स्क्रिप्ट कहा गया है ना। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल के जो स्क्रिप्ट था उसको क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडन, है ना, जो राइट साइड से गया और लेफ्ट साइड से होते हुए फिर इस तरीके से आया, है ना। इस तरीके से लिखे जाते थे। और पिक्टोग्राफिक होता था ये, पिक्टोग्राफिक का मतलब चित्रात्मक रूप से ये लोग लिखने की कोशिश किए थे। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया होगा, पूरे तरीके से डेवलप नहीं कर पाया होगा, किसी स्क्रिप्ट को, लिखने की कला को वो डेवलप नहीं कर पाया होगा, तब की हिस्ट्री की बात कह रहा है ना। प्री हिस्ट्री एंड कर रहा था और हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा था, तो यही इसका मीनिंग भी हुआ। तो प्रूफ भी हो गया यहाँ पर कि क्यों आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लोग लिखना प्रारंभ ही किए थे, पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए थे, जिसके स्क्रिप्ट का नाम दिया गया बोस्ट्रोफेडन, जो इस तरीके से लिखे जाते थे। अभी तक उसको रीड नहीं कर पाया गया कि आखिर वो बताना क्या चाहते थे, है ना, पिक्चर के थ्रू। तो यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है कि आखिर क्यों प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहा गया, बिकॉज किसका रिमेन पाया गया वहाँ पर, राइटिंग का, आर्ट का, कॉपर का, पॉटरी मेकिंग का। किसके हिसाब से हम समझेंगे कि इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहा गया? तो अभी मैं क्या बताया आपको, राइटिंग के हिसाब से ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोटो हिस्टोरिक कहलाया, है ना, क्योंकि उस टाइम वो शुरुआत कर रहे थे लिखने का, डेवलप भी नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से, पिक्टोग्राफिक के थ्रू कोशिश कर रहे थे लिखने की, है ना। तो यही इसका आंसर भी है। राइटिंग का जब रिमेन्स मिला वहाँ पर, तब पता चला कि उसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और बच जाता है आपका, देख लो यहाँ पर क्या बोला है। चैत्र फर्स्ट, चैत्र मतलब क्या, शक संवत में, है ना, चैत्र वैशाख जेठ साल सावन भादो आश्विन कार्तिक, है ना, माघ फागुन जो भी होता है, 12 महीने तो मैं वैसे भी बोल दिया। तो ये शक संवत के हिसाब से होता है। तो वही बोल रहा है चैत्र 1 जो है वो नेशनल कैलेंडर है ना, नेशनल कैलेंडर अपना शक संवत। हाँ, ये बोल भी दिया बेस्ड ऑन द शक एरा, कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चैत्र महीने का फर्स्ट डेट को कौन से डेट में लाई करता है, ये पूछ रहा है आपसे। इसको याद रखने का सिंपल सा फंडा है कि इसके चार्ट को देख लो आप, ये इसका चार्ट है। चैत्र देख रहे हो, तो चैत्र जो है देख लो 22 मार्च से स्टार्ट होता है, स्टार्ट डेट दिया ना। इसका आंसर भी क्या होगा, 22 मार्च। भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो 22 मार्च भी है। वैसे पिछले क्लास में ही मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस कर दिया था कि चैत्र 1 जो होता है वो 22 मार्च को ये होता है, स्टार्ट होता है ना, मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो इसका आंसर 22 मार्च होगा। हालांकि और 21 मार्च भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 22 मार्च आप याद रख सकते हो। अब आखिरी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर बोला क्या है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द ट्रेंड ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। 2 क्वेश्चन में आज के लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट बताया। पहला क्वेश्चन क्या था, किसी को याद है तो बता दो। हाँ, कि कार्बन डेटिंग सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था, है ना, तो विलार्ड लिबी नाम के व्यक्ति ने। ठीक, तो वो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा, कि हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में किसने बांटा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका भी नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका नाम है आपका सिलेरियस। सिलेरियस को आप ध्यान रखोगे, सिलेरियस ने ही स्टार्ट किया था एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। ठीक, तो याद रखोगे इसको, सिलेरियस नाम के व्यक्ति ने ये 3 कैटेगरी में बांटा था। अब पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं रैप अप करने से पहले कुछ चीज़ों को बता देता हूँ कि निमोनिक मेजर सिस्टम होता क्या है। फिर से याद दिला देता हूँ मैं इसको, इसलिए चाहता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए
क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो देख लो, इसमें होता क्या है कि आपको नंबर्स को नहीं याद रखने होते, आपको कोड को याद रखना होता है, अपने से कोड वर्ड देना होता है, उस कोड वर्ड को ध्यान में रखोगे, उसके बाद उसको डिकोड करोगे, एग्जाम में डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेट करने की नहीं। अगर आपका दिमाग इस कोड को याद रख पाता है, आसानी से दिमाग यूं ही सर्च कर लेगा कि किसका क्या मीनिंग होता है, किसका क्या डिकोड होता है। ठीक, फिर से देखो, 0 का कोड होता है ZS, ठीक, और फिर ZS का कोड है 0। कैसे याद रखोगे? 0 Z से स्टार्ट होता है, 0 स से स्टार्ट होता है, तो Z और S का कोड है 0। T और D है आपका 1, 1 को आप ऐसे लिखो, एक और 1 बिठा दो, T बन जाता है। फिर एक हिंदी में 1 ऐसे लिखते हैं, एक दो बार टिल्ट करोगे उसको तो D शेप में दे देता है, तो 1 का कोड आपका T और D हुआ। 2 दिखने में भी लग रहा है N के जैसा, 3 M के जैसा लग रहा है, 4 R है ना, मतलब 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं, R है लास्ट में, तो याद रखो कि 4 का R होता है कोड। 5 का L अपने से याद रखो। 6 है G और J को मॉडिफाई करके देखो, ऐसे करके घुमा दो एक दो बार, 6 बन जाएगा। G को बुक में देखोगे ऐसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा सटा दोगे 6 बन जाएगा। CH और SH को याद रखो एक्स्ट्रा। 7 का होता है K एंड C और 8 का होता है V एंड F, ये दोनों को अपने से याद रखो, ठीक है। और फिर इसको याद रखना था आपको अपने से, बाकी तो मैं क्लू बता ही दिया। 9 का P और B होता है, 9 को वैसे भी एक दो बार घुमाओगे तो P बन जाएगा, कभी B बन जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा देखो, अब इसमें से एक चीज़ और ध्यान क्या रखना था आपको कि इग्नोर कर देना, वॉवेल जहाँ आएगा उसको काट देना है, और WXYH जहाँ आ जाएगा उसको भी काट देना है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में बताया था कि विक्रम संवत को कैसे याद रखोगे कि 57 BC से स्टार्ट किया गया है। इसके लिए कोड दिया था लाइक में अभी बताया कि वॉवेल को हटा दो, तो I और E को काट दोगे तो बचेगा L और K। L का कोड अभी भी बताया 5 होता है और K का कोड अभी भी बताया 7 होता है, तो 57 इसका क्या होगा? आंसर होगा 57 BC। और BC में सिर्फ विक्रम संवत है, बाकी सारे AD में हैं। शक संवत है 78 AD। इसके लिए मैंने बताया कि कवि लोग हर किसी को शक के दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, खास करके राजनेताओं को। तो शक का क्या हो गया, आपको ये याद नहीं रखना एग्जाम के लिए, आपको याद रखना अच्छा शक संवत कि हाँ, शक संवत के लिए कोड क्या बताया था सर ने? शक करते हैं लोग, किस पे शक करते हैं? राजनेताओं। कौन करते हैं? कवि करते हैं। कवि आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। कभी याद रखोगे, इसको डिकोड कर लोगे, K का वैल्यू होता है 7 और V का होता है 8, 78 आंसर हो गया, दिमाग में ही रहेगा, ऑप्शन पे सीधा टिक लगा दोगे, ठीक। इसी तरीके से गुप्ता पीरियड को, मतलब गुप्ता एरा को किसने स्टार्ट किया? तो गुप्ता किस प्रजाति का नाम है, मतलब किस जाति का नाम है? मनुष्य जाति, किसी जानवर जाति का नाम नहीं होता, तो मनुष्य जाति का नाम है, इसका कोड दिया मनुष्य। देखो A को कटेगा, है ना, यहाँ पर वॉवेल में A आता है, कट गया। WXYH में Y आता है तो Y भी कट जाएगा, U भी कटेगा, A भी कटेगा, बच गया M, N और S। M का कोड होता है 3, N का कोड होता है 2, S का कोड होता है 0, मतलब 320 AD से गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ। ये भी सही है। हर्षा इसी तरीके से आपको 605 एंड 606 AD में याद रखना है। तो हर्ष नाम का एक व्यक्ति है जो आपके क्लास का है, उसे गज़ल सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके पड़ोसी में एक बच्चा है हर्ष नाम का, उसको बहुत ज़्यादा गज़ल सुनना पसंद है, तो गज़ल में ए चला जाएगा, बचेगा G Z और L। G का कोड होता है 6, Z का होता है 0, L का होता है 5, 605। इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे। ध्यान देना, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, ये ऐसा बहुत रेयर होगा आपके साथ, लेकिन अगर बाय द वे दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 606 में आप टिक लगाओगे, ठीक है, 5 में नहीं। अब ज़रा देख लो, हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ 622 ईस्वी में। अब मैं बताया था, इसके पीछे स्टोरी बताया था कि हिजरी सम्मत कब से स्टार्ट किया गया, तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की ओर माइग्रेट कर रहे थे, तब से उसी खुशी में उस घटना को कहा गया हिजरा, है ना, हिजरा कहा गया। और उस कैलेंडर का नाम दिया, इसी खुशी में जब वो एक कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं, इस्लामिक ईयर को स्टार्ट करते हैं, तो उसे कहा गया हिजरी कैलेंडर, हिजरी एरा, है ना, हिजरी सम्मत। तो वो स्टार्ट हुआ 622 AD में। तो इसके पीछे की स्टोरी हो गई। अब ये बात है कि हिजरी, जब हिजरा का घटना घटा था, मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में लोगों ने उन्हें खाने के लिए गन्ना दिया। क्या दिया? गन्ना दिया, ऑफ़र किया। तो गन्ना दिया, तो ये तो याद रह जाएगा, है ना, ये से ए चला गया ये सब। अब हुआ क्या? G का कोड है 6 और N का कोड है 2 और 2, 622 ईस्वी में, करेक्ट है। लक्ष्मण एरा के बारे में बता चुका हूँ कि लक्ष्मण सेन नाम के एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था लक्ष्मण एरा। कब? 1119 AD में। कैसे याद रखोगे कि जब भगवान लक्ष्मण जाते हैं समुद्र के किनारे गुस्से में, तो उस टाइम समंदर जो है वो उफान मार रहा था, मतलब टाइड आ गया था वहाँ पे, है ना।
टाइड आया, लेकिन उसके गुस्से को देख के, लक्ष्मण के गुस्से को देख करके वो दब जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि लक्ष्मण एरा का कोड था टाइड एंड DB, दब, है ना। आई से आई और ई चला गया, TD का कोड होता है 1 1, और यहाँ भी D का होता है 1 और B का होता है यहाँ पर 9, मतलब 1119 AD। ऐसे याद रखना है आपको, समझ गए। तो ये तरीका भी फिर से मैं दोहरा दिया, कभी नहीं भूलोगे मुझे उम्मीद है। लेकिन इस कोड को आपको मैं उम्मीद करता हूँ आप अभी तक सीख गए होगे किसी भी हालत में, क्योंकि मैं इतने बार याद कराऊंगा कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ाया तो पॉलिटी में जितने आर्टिकल्स आएंगे ना, ऐसे चुटकी में उड़ जाएंगे सारे आपके। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं ये सारे पर्सनल गाइडेंस के बारे में बता चुका हूँ। कैसे ज्वाइन करना है इंग्लिश के लिए, तो इस नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप में। और GS के भी टेस्ट सीरीज़ आपको चाहिए, अगर बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देखना है, फिर समझना है, फिर प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्दी याद कर पाओगे आप, और बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये। आज पढ़ो और पता चला कल कोई टेस्ट ले लिया, कितना मज़ा आता है। और बार बार ऐसा चलता रहे तो चलिए ठीक है। आज भी बहुत कुछ सीखा आप लोग, तो आज का क्लास हम लोग यही रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।